अब इसमें क्या क्या ठीक से करना है। ओके, यहाँ पे ये जो चैप्टर है, यहाँ पे पेपर चेकर सेक्शंस आपसे एक्सपेक्ट करता है। सो जब भी आप डेफिनेशन पढ़ो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H, ऑफर 2A, एक्सेप्टेंस 2B, ओके, कंसिडरेशन 2D, essentials of a valid contract section 10. सो यहाँ पे थोड़ा सेक्शन भी आप अच्छे से याद रखो। ओके, एंड ऑब्वियसली प्रोविजन तो है ही, प्रोविजन इज किंग। लेकिन इतना सेक्शन के पीछे मत भागो कि प्रोविजन ही भूल जाओ। हमेशा याद रखो, सबसे पहला प्रोविजन, प्रोविजन इज द किंग। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट केस लॉज। मतलब अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन पूछा है तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर आना चाहिए। जनरल ऑफर पूछा है तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी आनी चाहिए। कंसिडरेशन के बारे में है तो अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली आना चाहिए। मोहिरी बीबी धर्मदास घोष, जैसे माइनर वर्ड आ गया ये सेक्शन आपको लिख देना है, केस लिख देना है। माइनर सेक्शन 11, केस का नाम मोहिरी बीबी धर्मदास घोष। अनसाउंड माइंड सेक्शन 12। सो प्रोविजन पहले, केस का नाम, सेक्शन का नाम, सॉर्टेड। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनिशियली इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो तो ऑब्वियसली आपको अभी पूरा अपने नींद में से भी उठा के आपको पूछेंगे तो भी आप बता दोगे। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन, लीगैलिटी, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, पूरा पता है आपको, पूरा पता। ओके, सो उसमें अगेन थोड़ा सा अगर पूछेंगे तो डिफरेंशिएशन, वाइड एग्रीमेंट वर्सेस वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो वाइड एग्रीमेंट दैट इज वाइड एब इनिशियो, पहले से ही अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, कुछ लॉ बदल गया, इम्पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब वो वाइड हो गया। या फिर वाइडेबल, विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी वन पार्टी। जब भी कुछ फ्रॉड होता है, कोर्सन होता है, देन द एग्रीड पार्टी, ओके, उसके लिए वो हो जाता है वाइडेबल। तो ये सब अपना बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ओके, उसमें क्या याद रखना है अपने को, कंसेंसस एड इडम, अगेन विच इज कनेक्टेड टू ऑफर एक्सेप्टेंस, मीटिंग ऑफ माइंड्स। छोटे छोटे कंसेप्ट है बट यस, याद रहना जरूरी है। ओके, देन आगे जाते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो उसमें बहुत बार एक केस लॉ या कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछते हैं, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। अब ऑफर सेक्शन 2A डेफिनेशन आपको पता है। ओके, प्रपोजल, फिर ऑफरर बोलते हैं उसे, जिसको ऑफर करते हैं ऑफरी, प्रपोजी, एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर। देन उसमें जनरल ऑफर, कार्लिल कार्बोलिक, स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इज योर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ये सब बेसिक आपको ऑब्वियसली पता होगा। लेकिन ऑफर में जो स्पेसिफिकली वो टारगेट करेंगे, आइदर केस के बेसिस से, इनविटेशन मतलब ऑक्शन सेल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन। प्रोस्पेक्टस, आईपीओ प्रोस्पेक्टस, उसमें भी एक केस है, दैट इज विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स। ओके, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, गुड्स कैश केमिस्ट। सो अगर याद रहा केस तो ठीक है, बट ये विंडो डिस्प्ले ये भी इनविटेशन टू मेक एन ऑफर में आता है। देन ऑफर का अगेन लास्ट पार्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, हार्वी वर्सेस फैसी, अगेन एन important concept, हार्वी वर्सेस फैसी। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। देन एक्सेप्टेंस में ज्यादा चांसेस नहीं है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। ओके, रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, पहले आते थे ये, बट अभी बच्चे भी स्मार्ट हो गए, इंस्टीट्यूट भी स्मार्ट हो गया, तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस अभी कम हो गए। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में और क्या पूछ सकते हैं, तो रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, ठीक है, वो भी एक है सेक्शन 5, दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सो व्हेन कैन ऑफर बी रिवोक्ड, व्हेन कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड। सो ऑफर कैन बी रिवोक्ड व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, उससे पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हो, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है, लेकिन यस, छोटे सवाल अगर आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो आप लिख सकते हैं। देन अगला टॉपिक अपना आता है, उसमें है कंसिडरेशन, सेक्शन 2D। सो कंसिडरेशन में उनके जो फेवरेट टॉपिक्स है, दैट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। उसमें फेमस केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया।
तो इस पे वो केस लॉ घुमा के पूछ सकते हैं कि कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हमेशा पूछते हैं वो, या आ सकता है दैट इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड। लेकिन दूसरा उसको घुमा फिरा के पूछेंगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। ओके, सो आइदर अ डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर कंपैरिजन पूछेंगे कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगेगा ये सवाल ही स्ट्रेंजर है, एंड देयरफॉर इसको ठीक से पढ़ना कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये आता है चिन्नैया वर्सेस रामैया, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन ये अलाउड है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, थर्ड पर्सन कैन नॉट स्यू, तो दैट विल बी आस्क्ड। और उसमें एक्सेप्शंस पूछते हैं कि कहां पे स्ट्रेंजर है फिर भी दे कैन स्यू, ऐसा कहां पे है। नंबर 1 ट्रस्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट होता है उसमें बेनिफिशियरी कैन स्यू, मैरिज सेटलमेंट, फैमिली पार्टीशन, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, तो ये ऐसे एक्सेप्शंस आप ठीक से पढ़ के जाना। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सवाल आएगा मे बी 4 to 5 मार्क्स, सो 4 to 5 मार्क्स का आएगा तो शुरू आपको करना है, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन लिखो 1 लाइन, ओके, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो, ओके। फिर आप लिखो कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर के नॉट स्यू जस्ट इन पर्सोनैम, और उसके बाद आप एक्सेप्शन लिख दो 1 2 3 4 5, जितने मैक्सिमम याद रहे उतने लिख दो। अगर याद नहीं आ रहा है तो प्लीज ब्लफ मत करना, बिकॉज हम लॉ का पेपर लिख रहे हैं, द मोमेंट आप एक बार ब्लफ करोगे, पेपर चेकर स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार ये फेंक रहा है बीच बीच, तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। सो प्लीज, अगर आपको पता है 6 पॉइंट है लेकिन मुझे 4 याद आ रहे हैं तो 4 अच्छे से लिखो, गलत लिखने से भी 0 है, ना लिखने से भी 0 है, बट इंप्रेशन सही रहना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन का मीनिंग 1 लाइन, प्रिविटी एक्सप्लेन करो, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, एंड देन एक्सेप्शन लिखो, एंड एक एक दो दो लाइन में प्लीज एक्सप्लेन करिए उसको। अगर पॉसिबल हो तो एक हाथ को एग्जाम्पल भी लिख दो, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एग्जाम्पल लिख दीजिए, फैमिली पार्टीशन का एग्जाम्पल लिख दीजिए, उससे पेपर चेकर को समझ में आता है कि यस स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, देन अगला बड़ा टॉपिक आ सकता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सो जनरल रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द जनरल रूल। सो हम उसे बोलते हैं न्यूडम पैक्टम। सो न्यूडम पैक्टम मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें एक्सेप्शंस हैं। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, या फिर ऐसा आ सकता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट नीड्स कंसिडरेशन, कमेंट। So comment या the word generally, they will say generally every contract requires consideration, मतलब वो exception पूछ रहा है। तो exceptions में क्या क्या आता है, out of natural love and affection, then time barred debt, written promise to pay time barred debt, voluntary past voluntary consideration, okay, gratuitous bailment, creation of agency। so यहाँ पे भी 7-8 पॉइंट है। सो सवाल 6 मार्क्स का आ सकता है। सो अगेन कंसिडरेशन, न्यूडम पैक्टम जनरली वॉइड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस है जिसमें वैलिड है, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे एक्सेप्शन लिखो और एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दो उसके बारे में। देन अगला टॉपिक कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मेनली फोकस करिए माइनर पे। सो माइनर का सेक्शन है सेक्शन 11। सो अगर कैपेसिटी पे आता है तो जनरली माइनर पे सवाल आते हैं, मोहिरी बीबी धर्मोदास बोस लिख दीजिए। माइनर के बारे में बेनिफिशियरी हो सकता है, यू कैन नॉट सी अ माइनर, ओके। देन अगर केस पूछना है तो क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, द आंसर इज यस, बट ओनली बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, नॉट बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगर ट्रांसफर ट्रांसमिशन से भी माइनर बनता है शेयर होल्डर, तो शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, बिकॉज हमें पता है माइनर की लाइबिलिटी नहीं हो सकती, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, ओके। देन ये भी सवाल पूछ सकते हैं नेसेसरीज, माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, वो एक्सेप्शन है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ, वो भी आ सकते हैं। ओके, सो माइनर के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए। देन फ्री कंसेंट, सो फ्री कंसेंट में जनरली इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएशन पसंद कर रहा है आजकल। सो कोअर्शन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 17 18, ओके। फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन फेमस केस है डेरी वर्सेस पीक। देन फ्रॉड का अगर स्पेसिफिक सवाल है
तो उसमें ये भी आप ध्यान से रखो, साइलेंस, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड, जनरली नो, लेकिन अगर फिड्यूशियरी कॉन्ट्रैक्ट है देन यस, साइलेंस इज फ्रॉड। उबर में फिदाय फिड्यूशियरी फ्रॉड है। ओके, सो कोअर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, सब में क्या है कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। सो इन चारों में कुछ भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। और आप जब डिफरेंशिएशन ठीक से पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बिकॉज व्हेन यू राइट डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो आपको कोर्सन भी पता है, ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पता है। यहाँ पे फिजिकल फोर्स थ्रेट है, वहां पे मेंटल, मॉरल, इमोशनल है। फ्रॉड में देयर इज मेंस रिया, गिल्टी माइंड है। मिसरिप्रेजेंटेशन में ऑनेस्टी है, उसको मतलब सच में ऐसा लगा कि है मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब देयर वाज नो इंटेंशन टू चीट, फ्रॉड में देयर वाज इंटेंशन टू चीट। ओके, सो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट में दो तीन बार आया है, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सो लॉफुल ऑब्जेक्ट का ये एक ही मेन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आता है। तो एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी आएगा, लीगल सप्रेशन आएगा, करेक्ट, देन इसमें आएगा इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, करप्शन, अपोज टू ड्यूटी, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। तो ऐसे सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आता है तो थोड़ा सा एक्सेप्शन भी लिख दो कि पार्टनरशिप डीड में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलाउड है, सर्विस जॉब में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलाउड है, सेल ऑफ गुडविल में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलाउड है, बट अदरवाइज इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सो पब्लिक पॉलिसी वाला सवाल आप ठीक से करके जाइए। देन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें ये फेवरेट क्वेश्चन, जनरली केस लॉ, जनरली वो केस ही पूछते हैं कि जॉइंट प्रोमिसर्स में ऐसा ऐसा हुआ है, एक इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बाकी जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या होती है। हमको पता है, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट एंड द लायबिलिटी इज इक्वली डिवाइडेड। सो सवाल कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ए बी सी है, तीनों ने मिला के 3 लाख रुपए का कुछ सामान खरीदा है, सो ऑटोमेटिक लाइबिलिटी 1 1 1 इक्वली हो जाती है। ओके, अब हुआ ऐसा कि वेदर द प्रोमिसी कैन कंपेल वन पार्टी टू पे, द आंसर इज यस। उसने ए को बोला भाई तुम पूरे पैसे भर दो, ए ने पूरे 3 लाख भर दिए। नाउ ए हैज टू रिकवर 1 लाख ईच फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि सी को देने थे 1 लाख, बट सी हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, सी इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बेची, सब हो गया, सब हो गया, और उसकी प्रॉपर्टी से आए सिर्फ 40,000 रुपए। तो ए ने पूरे 3 लाख दे दिए, ठीक है, सी की प्रॉपर्टी से आए सिर्फ 40। सो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा कि टोटल 3 लाख दे दिए गिवन बाय ए, उसमें से सी की प्रॉपर्टी, वो इंसॉल्वेंट हो गया, सी की प्रॉपर्टी से आए 40,000, मतलब अभी बाकी दोनों का शेयर कितना हो गया, 260। सो बिकॉज ए ने तो पूरा दे दिया है, तो 50% उसने ऑलरेडी भर दिया, और वो सवाल पूछते हैं बी से कितना रिकवर करेगा। सो बी से रिकवर करेगा 130। सो ऐसे टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे में आस्क ऑन जॉइंट प्रोमिसर्स। सो आपको पहले प्रोविजन लिखनी है कि जॉइंट प्रोमिसर साथ में होते हैं, कोई एक भी पे कर सकता है, फिर दूसरों से उसे रिकवर करना है, और अगर इंसॉल्वेंट होता है तो वो माइनस होगा, बाकी बचा हुआ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो जैसे हमने एग्जांपल लिया। देन गोइंग फॉरवर्ड, डैमेजेस। सो डैमेजेस मतलब हम आ गए अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, डैमेजेस सेक्शन 73। ओके, टाइप्स ऑफ डैमेजेस आता है सेक्शन 73 में। सो आपको एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ डैमेजेस, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, ऑर्डिनरी मतलब जनरल डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। स्पेशल डैमेजेस आपको अलग से क्लेम करने पड़ते हैं, बिकॉज आपने सामने वालों को बताया था कि बॉस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुमने ब्रीच किया, सो आई नीड अ हायर अमाउंट ऑफ डैमेजेस। सो ऐसा सवाल आ सकता है बिटवीन देम। इस चैप्टर में एक और सवाल आप ठीक से करो, दैट इज एलडी, लिक्विडेटेड डैमेजेस। सो एलडी वर्सेस पेनल्टी, ऐसा भी डिस्टिंक्शन पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, द डैमेजेस व्हिच आर डिसाइडेड इन एडवांस, बाद में झगड़ा ना हो इसलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अगर काम टाइम पे नहीं हुआ तो हम 10% पैसा काटेगा। तो पहले से डिसाइड है, काम नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ, ढंग से नहीं हुआ, पैसा काटेगा, तो बाद में झगड़ा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज
LD, लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो लॉजिक से आगे निकल जाता है एंड देन पेनल्टी क्लॉज दैट इज मच मोर सीवियर। ये वाला सवाल आप ठीक से पढ़ के जाना। देन एक और टॉपिक है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या पढ़ के जाना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये डिस्चार्ज का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग की कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वैलिड था और बाद में ऐसे कुछ सिचुएशन हुए, चेंज ऑफ लॉ, फ्लड ही आ गए, हम सामान नहीं पहुंचा पाए। ओके हमको जिस पोर्ट से सामान लेना था, हमारे और उस देश में वॉर ही शुरू हो गया, एलियन एनिमी, सो कॉन्ट्रैक्ट अपना डिस्चार्ज हो गया। ओके सो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ठीक से पढ़ के जाना, बिकॉज उस पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि देयर वाज अ वॉर, देयर वाज अ फ्लड, देयर वाज these situations happened and the project could not be completed, so whether it is discharged, so supervening वाला पढ़ के जाइए। then contingent contract section 31 जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 जो वॉइड है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। वेजरिंग इज अपना बेटिंग, ओके कि हमने बेट लगाई मुंबई मैच जीतेगा या कोलकाता मैच जीतेगा। अभी हम ओरिजिनल सपोर्टर है बैंगलोर के, लेकिन मैच क्या बेट क्या लगा रहे हैं, मुंबई वर्सेस कोलकाता, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी जीते, बट हम क्यों लगा रहे हैं, पैसे के लिए। दिस इज कॉल्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वी हैव नो इंटरेस्ट इन द रिजल्ट, वी हैव इंटरेस्ट ओनली इन द मनी, दैट इज वेजरिंग। ओके नाउ contingent में क्या आता है, which may or may not happen but it is related to the contract, okay it is related to the contract। इसका मतलब है the ship returns with the goods which are safe then I will supply you the goods। so ship का सही आना is dependent, करेक्ट, मैं तुम्हें बेचूंगा अगर सामान सही से आता है तो। so the both the things are to be related, collateral बोलते हैं contingent में, और contingent is a valid contract, so this differentiation is important। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में गारंटी, ये अच्छा टॉपिक है। श्योरिटी इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर। देन इसमें आप ठीक से पढ़ के जाओ, श्योरिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर, श्योरिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर, उसमें पॉइंट्स है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, एसेट्स यहाँ से वहां जो इनके पास गिरवी थे वो इसके पास आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है दैट इज राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर्स, राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज। जैसे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वैसे को श्योरिटीज वाला पॉइंट है, सेम लॉजिक, इक्वली डिवाइड होगा अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। सो ये गारंटी टॉपिक में से आप ठीक से करके जाइए, चांसेस बहुत ज्यादा है। बेलमेंट वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर्स, और बेलमेंट में भी उनका फेवरेट टॉपिक है फाइंडर ऑफ गुड्स, कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ही इज इन द पोजीशन ऑफ अ बेली। तो अगर रिवॉर्ड है तो वो क्या कर सकता है, खुद खर्चा किया है तो रिकवर कैसे कर सकता है। ही कैन सेल द गुड्स विच इज फाउंड, अगर गुड्स पेरिशेबल है तो बेच सकता है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इज मोर देन 2/3 तो बेच सकता है। ओनर कुड नॉट बी फाउंड बाय ड्यू सर्च तो बेच सकता है। द बेली हैज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन। तो इस फाइंडर रिलेटेड जितना भी है ना, वो बेलमेंट में आप ठीक से पढ़ के जाइए, बिकॉज बाकी के इजी है, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, ये सब इजी है। देन उसमें एक और आप एक और सवाल है जो पूछ सकते हैं कि अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, नॉन ग्रेटिट्यूअस, सो ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री में हम पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस है, हमने गाड़ी भाड़े पे दी है और गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया तो वी आर लायबल। वो जो पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि जो बेलर है ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द डिफेक्ट, स्टिल द बेलर इज लायबल बिकॉज वो पैसे ले रहा है। मैंने म्यूजिक सिस्टम दिया किसी को मस्त एकदम पार्टी के लिए, लेकिन म्यूजिक सिस्टम में हो गया शॉर्ट सर्किट और उनका एम्पलीफायर उड़ गया, उनके लाइट उड़ गए, उनके फ्रिज उड़ गया। बट ये हुआ क्यों, मेरे म्यूजिक सिस्टम में डिफेक्ट था जो मुझे खुद पता नहीं था। सो वेदर आई एम लायबल, द आंसर इज यस, बिकॉज मैं उसका भाड़ा ले रहा हूँ पैसे ले रहा हूँ, आई एम लायबल। सो ये सारे सवाल जो है बेलमेंट वाले आप ठीक से देख के जाइए। देन अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी। मुझे पता है एजेंसी भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, बट उसमें एजेंसी बाय रैटिफिकेशन बहुत इजी है।
अच्छे से पढ़ के जाइए। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मतलब है एजेंट ने पहले काम कर दिया, फिर बाद में पूछा सर कर दिया, प्रिंसिपल बोला ठीक है चलो मान लिया, ओके रेटिफाई कर दिया, सो वो ठीक से करो। देन एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी, ये अगेन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि जनरली एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, जनरली नहीं होती, करेक्ट। लेकिन अगर वो अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है तो ही इज नॉट पर्सनली लायबल, लेकिन वो बाहर जाके काम कर रहा है तो ही इज पर्सनली लायबल। अगर प्रिंसिपल इज अ फॉरेन प्रिंसिपल देन ही इज पर्सनली लायबल। तो ऐसे पॉइंट्स हैं उसके, तो वो पॉइंट आप ठीक से करके जाइए कि कहाँ कहाँ पे एजेंट्स लाइबिलिटी इज पर्सनल, ओरिजिनली नहीं होती बट इन सिचुएशन में हो जाती है। एंड देन ये तो सदाबहार सवाल है, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सो सब एजेंट मतलब सिंपल, ओके सब एजेंट में क्या होगा, ये अपना प्रिंसिपल, उसका एजेंट 1 और उसने एजेंट 2 अपॉइंट कर दिया, ये हो गया सब एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, प्रिंसिपल, उसका ओरिजिनल एजेंट और इसकी मदद से उसने एक और एजेंट अपॉइंट किया है इसकी मदद से, लेकिन सीधा हायरार्की, P इज द ओरिजिनल, A इज द ओरिजिनल एजेंट और ये बन जाता है सब एजेंट। P इज द प्रिंसिपल, A3 है, A3 ने हेल्प करा इसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के। सो ये बेसिक कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन के बहुत इजी पॉइंट्स है, 7-8 पॉइंट्स है, 5 मार्क का सवाल है, 7-8 में से 5 अच्छे वाले लिखो एंड यू आर सॉर्टेड। Okay, so these are the few important questions from Contract Act.